हेलो दोस्तों, बतलाएंगे हम आज आकाश गंगा क्या होता है। तो आकाश गंगा क्या होता है? तो ब्रह्मांड में तारे के बहुत सारे समूह को क्या कहेंगे? आकाश गंगा कहते हैं। यानी ब्रह्मांड हो गया, मान लीजिए मेरा हाथ ब्रह्मांड हो गया और इसमें बहुत सारे तारा है, तो इसको क्या कहेंगे हम? आदि आकाश गंगा कहेंगे, यानी कि गैलेक्सी कहेंगे। यानी कि गैलेक्सी कहेंगे, यानी तारे के समूह को क्या कहते हैं? आकाश गंगा कहते हैं। याद रखना है, आकाश गंगा का आकार क्या होता है? सर्पिलाकार होता है। कैसा आकार होता है? सर्पिलाकार। बोले तो सर्पिलाकार ऐसा होता है, ये सर्पिलाकार है, ये सर्पिलाकार है। तो आकाश गंगा का आकार कैसा होता है? सर्पिलाकार का होता है। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट, तारे इस तारे तारे इस सर्पिलेकार भुजे के किनारे पर पाए जाते हैं। तारे इस सर्पिलेकार भुजे के आकार पर पाए जाते हैं। तारे इस सर्पिलेकार भुजे के आकार पर पाए जाते हैं। जैसे जैसे तारों की आयु बढ़ती है, जैसे जैसे तारों की आयु बढ़ती है, वह आकाश गंगा के मध्य में जाने लगता है। जैसे जैसे तारों की संगति आयु बढ़ती है, आयु मतलब उम्र। जैसे जैसे तारों की आयु बढ़ती है, वह क्या करता है दोस्तों? आकाश गंगा के मध्य में जाने लगता है। आकाश गंगा के मध्य में जाने लगता है। यहाँ तक समझ में आ गया। और देखिए इससे आगा, आकाश गंगा के मध्य भाग को वादी बल्ज कहते हैं। आकाश गंगा के सेंटर पॉइंट को बल्ज कहते हैं। आकाश गंगा के मध्य पॉइंट को बल्ज कहते हैं। यानी कि आकाश गंगा के मध्य पॉइंट को क्या कहेंगे हम? बल्ज कहेंगे। यहाँ तक क्लियर। बल्ज में ब्लैक होल पाया जाता है। बल्ज में ब्लैक होल पाया जाता है। बल्ज में आकाश गंगा का निर्माण आज से 12 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ है। आज से आकाश गंगा का निर्माण 12 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक ना। ब्रह्मांड में यहाँ तक एक बार रिकॉल करा देते हैं। आकाश गंगा किसे कहते हैं? तो तारे के समूह को आकाश गंगा कहते हैं। तारे के समूह को आकाश गंगा कहेंगे। और आकाश गंगा की बात करें तो सर्पिलाकार क्या होता है? कैसा होता है? सर्पिला। इस सर्पिलाकार पे तारे की संख्या पाया जाता है। इस सर्पिलाकार पे क्या पाया जाता है? तारे की संख्या पाया जाता है। जैसे जैसे तारों की आयु बढ़ती है, वह मध्य भाग में जाने लगता है। और आकाश गंगा के मध्य भाग को, यानी कि सेंटर भाग को क्या कहते हैं? बल्ज कहते हैं। क्या कहेंगे? बल्ज कहते हैं। और बल्ज में तारों की संख्या अधिक होती है। यहाँ तक याद हो गया। आकाश गंगा का निर्माण आज से लगभग 12 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। आज से 12 मिलियन पूर्व हुआ था आकाश गंगा का निर्माण। यहाँ तक क्लियर। फिर है क्या है, आगे देख लेते हैं। ब्रह्मांड में 100 अरब आकाश गंगा पाई जाती है। ब्रह्मांड है, ये हाथ मेरा ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड में अति 100 अरब गैलेक्सी पाया जाता है। और फिर एक गैलेक्सी में 100 अरब गैलेक्सी हो गया। मान लीजिए इस गैलेक्सी उठा लिए, इस गैलेक्सी में अति 100 अरब तारे पाए जाते हैं। और इस गैलेक्सी में 100 अरब तारे पाए जाते हैं। देखिए ब्रह्मांड हो गया, तो ब्रह्मांड में 100 अरब क्या पाया जाता है? ब्रह्मांड में 100 अरब गैलेक्सी पाया जाता है। फिर एक गैलेक्सी उठा लिए, इसमें से निकाल लिए, और इस गैलेक्सी में 1000 यानी कि 100 अरब सॉरी दोस्तों, कितना? 100 अरब तारे पाया जाएगा। ये ब्रह्मांड हुआ, इसमें 100 अरब क्या पाया जाएगा? आकाश गंगा। फिर एक आकाश गंगा इसमें से निकालिए, फिर इस एक आकाश गंगा में अति 100 अरब क्या पाया जाएगा? तारे पाए जाएगा। यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट, यही यहाँ पर वर्ड था, हम बोल के समझा दिए कि ब्रह्मांड में लगभग 100 अति अरब गंगाएं हैं। प्रत्येक आकाश गंगा में 100 अरब तारे होते हैं। ये हो गया। सुपर क्लस्टर किससे कहते हैं? 3 आकाश गंगा के समूह को सुपर क्लस्टर कहते हैं। 3 आकाश गंगा के समूह को सुपर क्लस्टर कहते हैं। 3 आकाश गंगा के समूह को सुपर क्लस्टर कहते हैं। 3 आकाश गंगा के समूह को सुपर क्लस्टर कहेंगे। यहाँ तक क्लियर। सुपर क्लस्टर कहेंगे, गौर देना है, गौर से थोड़ा सुनना है। हम जिस सुपर क्लस्टर में जिस सुपर क्लस्टर में रहते हैं उसमें 3 आकाश गंगा है। जिस सुपर क्लस्टर में रहते हैं उसमें 30 आकाश गंगा है। कौन कौन है हम बतलाते हैं। देखिए देवयानी, यह हम मंदाकिनी में रहते हैं, है ना। मंदाकिनी आकाश गंगा में रहते हैं। तो याद रखना है दोस्तों, देवयानी यह सबसे करीबी आकाश गंगा है। हमारे देवयानी सबसे करीबी आकाश गंगा है। यह हमारी आकाश गंगा से 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष क्या है? दूर है।
हमारी आकाश गंगा से, हमारी आकाश गंगा से, हमारी आकाश गंगा के सबसे नज़दीक कौन सा अति आकाश गंगा है? तो देवयानी है, देवयानी है, देवयानी है। और कितना दूरी पर है? तो 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूरी पर है, 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूरी पर है। और इसके बाद देखते हैं दूसरा निकटतम आकाश गंगा NGCM33। देखिए एन पर से क्या आएगा, मतलब घटते क्रम में आएंगे तो जी आएगा, भले इसे कुछ नीचे आएगा लेकिन घटते क्रम में आएगा तो NGCM33 है, ये याद रखना है। दूसरा क्या है? दूसरा तीन आकाश गंगा को मिला के क्लस्टर कहते हैं, सुपर क्लस्टर कहते हैं। हम जिस क्लस्टर में रहते हैं 3 को कितना रहता है? 3 को आकाश गंगा रहता है। पहला मंदाकिनी जिसमें हम सब रहते हैं, और दूसरा सबसे नज़दीक इसका कौन सा है? देवयानी। और फिर उसके बाद दूसरा नज़दीक कौन हो जाएगा? पहला नज़दीक के बात करें तो देवयानी, फिर दूसरा नज़दीक के बात करें तो कौन हो जाएगा? NGCM33। सूर्य जिस आकाश गंगा में है मंदाकिनी कहलाता है, यानी सूर्य जिस आकाश गंगा में है मंदाकिनी कहलाता है। चलिए फिगर के माध्यम से इसे थोड़ा समझते हैं। यह है फिगर, यह है फिगर, यह है फिगर, यह है फिगर, ये है फिगर, ये है फिगर। देखिए ये हो गया मंदाकिनी मेरा हो गया है ना, इसे इतना दूरी पर देवयानी यहाँ पर बसा हुआ है ना, बसा हुआ। इसको और थोड़ा ये कर देते हैं, जूम कर देते हैं, हो गया। अच्छा ये हो गया। तो यहाँ पर क्या है? ये मंदाकिनी हो गया है, ये हो गया। और यहाँ पर देखिए NH होगा, ठीक ना। तो ये हो गया, ये इस प्रकार का आकाश गंगा सर्पिला करके होता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं मंदाकिनी के बारे में थोड़ा, मंदाकिनी के बारे में समझते हैं, मंदाकिनी के बारे में थोड़ा समझते हैं। गौर करना है, थोड़ा गौर से सुनना है भाई, गौर से थोड़ा सुनना है। मंदाकिनी मिल्की वे, यानी हमारा अपना सूर्य जिस आकाश गंगा में है उसे हम मंदाकिनी कहते हैं। हमारा अपना सूर्य जिस आकाश गंगा में है उसे हम मंदाकिनी कहते हैं। हमारा अपना सूर्य जिस आकाश गंगा में है उसे हम मंदाकिनी कहते हैं। क्या कहेंगे? मंदाकिनी। यानी इसे मिल्की वे यानी कि दूध मेखला कहते हैं, दुग्ध मेखला कहते हैं, यानी कि दूध के जैसा दुग्ध मेखला कहते हैं। यहाँ तक क्लियर। इसके बाद है मंदाकिनी का आकार सर्पिलाकार का होता है, मंदाकिनी का आकार सर्पिलाकार का होता है। क्लियर, समझना है। इसकी 3 घूर्णनशील भुजा होती है, इसकी 3 घूर्णनशील भुजा होती है, इसकी 3 घूर्णनशील भुजा होती है, ठीक ना। अच्छा कौन कौन है? नए तारे बाहरी भुजा पर रहते हैं, जो नए हैं तारे, जो अभी जवान बंदा है, जो नए तारे हैं, जो नए तारे हैं कहाँ रहते हैं दोस्तों? तो नए तारे रहते हैं इसके बाहरी भुजा पर रहते हैं। जो नए तारे हैं इसके बाहरी भुजा पर रहेंगे, जो नए तारे हैं इसके बाहरी भुजा पर रहेगा। नेक्स्ट क्या है? जब तारे लाल दानव की अवस्था में आ जाता है, जब तारे लाल दानव की अवस्था में आ जाता है तो तारे मध्य वाली भुजा में चला जाता है। देखिए इस सूर्य नया अवस्था में रहेगा, किनारे पर रहेगा। अब इसका उम्र बढ़ेगा तो यह धीरे मध्य में जाएगा। एक दिन ऐसा स्थिति आएगा कि यह ब्लैक होल यानी कि बल्ज में प्रवेश करते जाएगा और इसका नष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, तारे जब अपनी अंतिम अवस्था में जाते हैं तो वह केंद्रीय भुजा में प्रवेश करती है। तारे जब मान लीजिए हम अपने अंतिम अवस्था में चले हैं, कहाँ पहुँच जाएंगे? तो हम पहुँच जाएंगे कहाँ? केंद्र में, यानी कि बल्ज में। यहाँ पर मेरा अंत हो जाएगा। तो समझ लिए 3 घूर्णनशील अवस्था होता है भाई। जब नया रहेगा है ना, तो सूर्य क्या अभी बाहरी सतह पर रहता है ना, बाहरी पर है। जब आयु बढ़ेगा मध्य में जाएंगे, फिर सेंटर में जाके अंत हो जाएगा। समझना। मंदाकिनी के केंद्र भाग को बल्ज कहते हैं, मतलब है आकाश गंगा के मंदाकिनी के आकाश गंगा के मध्य भाग को क्या कहेंगे दोस्तों? बल्ज कहते हैं, यानी केंद्र भाग को बल्ज कहते हैं। आकाश गंगा के मध्य भाग को क्या कहते हैं? बल्ज कहते हैं। नेक्स्ट है क्या है? बल्ज में ब्लैक होल पाए जाते हैं, बल्ज में ब्लैक होल पाए जाते हैं। और ये ब्लैक होल श्वेत बावन तथा काला बावन को अपनी तरफ खींच लेती है। बल्ज में ब्लैक होल पाए जाते हैं,
बल्ब में ब्लैक होल पाए जाते हैं और ये ब्लैक होल श्वेत बावन और काला बावन को अपनी तरफ क्या कर लेता है, खींच लेता है और तारों का यहाँ पर अंत हो जाता है। तो समझ में आ गया। बल्ब में क्या होता है, ब्लैक होल होता है और वह श्वेत बावन और काला बावन को अपनी तरफ खींच लेता है। सिंपल है। इसके बाद समझते हैं ब्लैक होल में जाकर क्या हो जाता है, इसका अंत हो जाता है। सूर्य अपनी मंदाकिनी का चक्कर एंटी क्लॉकवाइज लगाता है, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में लगाता है। सूर्य, याद रखना है दोस्तों, सूर्य मंदाकिनी का यानी मंदाकिनी का चक्कर एंटी क्लॉकवाइज लगाता है, एंटी क्लॉकवाइज गौर करना, यहाँ से ऐसे जाएगा, ठीक ना, एंटी क्लॉकवाइज जाता है। नेक्स्ट, सूर्य 250 किलोमीटर पर सेकेंड, सूर्य 250 किलोमीटर पर सेकेंड की चाल से, सूर्य 250 किलोमीटर पर सेकेंड की चाल से मंदाकिनी का चक्कर लगाता है और उसे एक चक्कर पूरा करने में 25 करोड़ वर्ष लगाते हैं और इसे ब्रह्मांड वर्ष भी कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं, इसे ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। पूछेगा ब्रह्मांड वर्ष किसे कहते हैं, तो बोलेंगे कि सूर्य जब मंदाकिनी की एक चक्कर पूरा लगाता है 25 करोड़ में, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे दोस्तों हम क्या कहते हैं, इसे ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। ब्रह्मांड वर्ष, सूर्य जब मंदाकिनी के एक चक्कर पूरा कर लेगा ब्रह्मांड वर्ष कहलाएगा। सूर्य जब मंदाकिनी का एक चक्कर पूरा कर लेगा, ये क्या कहलाएगा, ब्रह्मांड वर्ष कहलाएगा। ब्रह्मांड वर्ष समझ में आ गया। सूर्य जब एक चक्कर मंदाकिनी को पूरा कर लेगा तो इसे ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। और एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करते हैं, 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। इसको एक चक्कर पूरा करने में 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। समझ आ गया दोस्तों, 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। नेक्स्ट, सूर्य का सबसे करीबी तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। सूर्य का सबसे करीबी तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। सूर्य का सबसे नजदीकी तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। क्लियर। नेक्स्ट, तारामंडल किसे कहते हैं, सूर्य से दूरी स्थित पर, सूर्य से दूरी स्थित पर तारे के समूह के कारण बनने वाले विशेष आकृति को तारामंडल कहते हैं। क्या कहेंगे, तारामंडल कहेंगे। आ जाओ भाई तू यहाँ पर क्या है, तारामंडल यानी कि सूर्य से दूरी पर स्थित तारे के समूह के कारण बनने वाली विशेष आकृति को क्या कहते हैं, तारामंडल कहते हैं। और इसकी संख्या यहाँ 88 नहीं होगा, 89 होगा। यह गलत लिखा है, इसमें गलत लिखा है भाई, यहाँ पर 89 हो जाएगा। 89 कर लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, 89 होगा, मिसप्रिंट हो गया है। 89 होगा, कितना, 89। तारामंडल की संख्या कितना है, 89। और बात करें तो तारामंडल समझ आ गया, सूर्य से नज़दीक दूरी पर आता है उसे नक्षत्र कहते हैं, है ना। नक्षत्र की संख्या कितनी है, 27 है। और ग्रह की संख्या 8 है। एक क्षुद्र ग्रह वो तो बतला देंगे आगा, तो याद रखना। तारामंडल की संख्या 89। नक्षत्र की संख्या 27, 27। ग्रह की संख्या 8। यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट, यहाँ पर इसको करना है। बात करें दोनों तो सेंट्रो तथा हाइड्रा सबसे प्रमुख तारामंडल है। सेंट्रो तथा हाइड्रा सबसे प्रमुख तारामंडल है। अच्छा, सबसे बड़ा तारामंडल कौन हो जाएगा, हाइड्रा। सबसे बड़ा हाइड्रा बम छोड़ेंगे तो सबसे बड़ा तारामंडल हाइड्रा। नेक्स्ट, ध्रुव तारा किसे कहते हैं, ध्रुव तारा। तो देखिए दोस्तों, यह सदैव उत्तरी दिशा में
दिखाता है, यानी उत्तरी दिशा को, यानी कि जो पहले के काल में क्या होता है दोस्तों कि मतलब दिशा पता नहीं था कुछ, है ना, तो इसको रख देते थे, है ना, तो यह उत्तर के दिशा में डायरेक्शन करता था। लो भाई पता चल गया कि इधर उत्तर है, तो एगो डायरेक्शन पता होगा तो ये उत्तर होगा, पूर्व पश्चिम, ऐसे ना कर लेते पता, इस प्रकार पता कर लिया जाता था, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, क्लियर, इस प्रकार पता किया जाता था। एगो डायरेक्शन आपको पता हो, आप सब कर सकते हैं पता। तो समझते हैं, यानी ध्रुव तारा के बारे में, ध्रुव तारा के बारे में, यह सदैव उत्तर दिशा में दिखाता है। और बात करें क्योंकि यह पृथ्वी की उत्तरी ध्रुव पर है, क्योंकि यह उत्तर दिशा को डायरेक्शन दिखाता है, क्योंकि यह पृथ्वी के उत्तरी डायरेक्शन पर है। यहाँ तक क्लियर। अच्छा, प्राचीन काल में इसका प्रयोग दिशा ज्ञात करने में किया जाता था। प्राचीन काल में ध्रुव तारा का प्रयोग किस में किया जाता था, तो इसका प्रयोग किया जाता था दिशा ज्ञात करने में, ध्रुव तारा का प्रयोग दिशा ज्ञात करने में किया जाता था। क्लियर यहाँ तक। अतः इसे दिशा सूर्य सूचक कहते हैं। दिशा सूर्य चक्र सूचक कहेंगे, मतलब ये दिशा को बतलाता है, इतना याद रखना है। अच्छा, साइरस समझते, साइरस दोस्तों यह सबसे चमकीला तारा है, यह सबसे चमकीला तारा है, और इसे हम ओशियन के माध्यम से खोजा जाता है, इसे ओशियन के माध्यम से खोजा जाता है। किसे? साइरस को। साइरस सबसे चमकीला तारा, सूर्य के सबसे बात करें तो अति नज़दीकी तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी, सबसे अति चमकीला तारा साइरस हो जाएगा। और इसे खोजे किससे जाता है? इसे खोजा जाता है ओशियन से खोजा जाता है। यहाँ तक क्लियर। हंटर अति हैटर क्या है? हैटर अति तारामंडल किसे कहते हैं? यानी कि ओरियन तारामंडल, ओरियन किसे कहते हैं? तो यह शिकारी की तरह दिखता है, यह शिकारी की तरह दिखता है, यह शिकारी की तरह दिखता है, यह शिकारी की तरह दिखता है। इसे मिग्र भी कहते हैं, इसे मिग्र भी कहते हैं। यह शिकारी की तरह दिखता है या इसे मिग्र भी कहते हैं। इसके बीच में तारों की अधिक संख्या है, इसके बीच में तारों की अधिक संख्या होती है। समझ में आ गया दोस्तों? हैंडर होता है, चाहे हैटर तारामंडल के बीच में तारों की संख्या अधिक होती है, और जिसके दक्षिणी पश्चिमी में साइरस तारा होते हैं। जिसके दक्षिणी पश्चिमी में क्या होते हैं? साइरस होते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं क्या है? साइरस है, ऐसे आ जाए, साइरस हो गया। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इस शिकार की तरह इसका फिगर दिखता है, ये फिगर आप देख सकते हैं, शिकारी की तरह इसे दिखता है। नेक्स्ट, वृहत सप्त ऋषि किसे कहते हैं? वृहत सप्त ऋषि यह 7 तारों का एक समूह है, यह 7 तारों का एक समूह है, और इसके ऊपरी तारे के ठीक सामने ध्रुव तारा अवस्थित है। जो अभी ध्रुव तारा आपको पढ़ा है ना, दिशा सूचक केंद्र के बारे में ज्ञात करने के लिए पता किया जाता है। तो याद रखना है दोस्तों, यानी वृहत सप्त ऋषि क्या है? वृहत सप्त ऋषि क्या है? तो यह तारों का एक समूह है, यह तारों का एक समूह है। इसकी ऊपरी तारे के ठीक सामने ध्रुव तारा अवस्थित रहता है, ध्रुव तारा अवस्थित रहता है। वृहत सप्त ऋषि क्या है? एक तारों का समूह है, इसकी ऊपरी, इसके ठीक सामने ध्रुव तारा अवस्थित रहता है, इसके ठीक सामने ध्रुव तारा आदि क्या रहता है? अवस्थित रहता है। क्लियर। वृहत सप्त ऋषि यह एक तारों का समूह है, इसके ऊपरी तारे के ठीक सामने ध्रुव तारा अवस्थित रहता है। अच्छा, अब समझते हैं लघु सप्त ऋषि। बृहत सप्त ऋषि समझ लिए, अब लघु सप्त ऋषि समझते हैं। यह भी 7 तारों का एक समूह है, यह भी 7 तारों का एक समूह है, किंतु यह सप्त ऋषि के उल्टा होता है। जो अभी सप्त ऋषि पढ़ा है ना, इसके सप्त ऋषि का उल्टा आकार का होता है, और इसके सहयोग से ध्रुव तारा को ढूंढा जाता है, और इसके सहयोग से ध्रुव तारा को ढूंढा जाता है, इसके सहयोग से ध्रुव तारा को ढूंढा जाता है। यहाँ तक क्लियर। अच्छा, ये हो गया दोस्तों आपका वृहत सप्त ऋषि हो गया। फिगर से देख लेते हैं, ये वृहत सप्त ऋषि है, लघु सप्त ऋषि है। तो ऐसे जूम कर देते हैं, आप देख लीजिएगा, है ना, यह है, देखिए ये है, यहाँ तक क्लियर। तो यही है दोस्तों आपका। अच्छा, यहाँ से आप समझते हैं नक्षत्र किसे कहते हैं। यहाँ पर तुम चल जाओ, नक्षत्र किसे कहते हैं? तो सूर्य के समीप तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। सूर्य से अधिक दूरी के समूह पर जो रहता है उसे तारामंडल, जिसका संख्या 8-9 है, और सूर्य के समीप तारे के समूह को नक्षत्र कहते हैं, और इसकी संख्या 27 हो गया। तो ये क्लियर हो गया। अच्छा, सूर्य एक महीने में 2.25 नक्षत्र को पार करते हैं।
सूर्य एक महीने में 2.25 नक्षत्र को पार करता है। अच्छा, भारतीय ज्योतिष पर इसका प्रभाव देखा जाए तो, अच्छा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको गौर से समझना है। अपना फोटो हटा देते हैं, हट जा भाई तू, इधर आ जाओ, हाँ हाँ यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर समझना है। यह देखिए दोस्तों, सबसे पहले अंदर में सूर्यमंडल है, इसके बाद नक्षत्र है, इसके बाद तारा है, इसके बाद आकाशगंगा है, क्लस्टर है, ब्रह्मांड है। ऐसे समझिए आप, ये मेरा क्या है, ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड है, ये क्लस्टर है, ये आकाशगंगा है, ये तारा है, ये तारा है। देखिए ये क्या है दोस्तों, कुछ बड़ा बन जाता है। ये क्या है, मेरा ब्रह्मांड है, ये क्लस्टर है, ये आकाशगंगा है, ये तारा हो जाएगा, हो गया। तारा के बाद क्या आ जाएगा, देखिए जैसे यहाँ ब्रह्मांड, अति क्लस्टर, आकाशगंगा, तारा, नक्षत्र, सौरमंडल, अंत में सूर्य आ जाएगा। तो याद रखना है, ब्रह्मांड, क्लस्टर, आकाशगंगा, तारा, नक्षत्र और क्या, सौरमंडल। जो सब बतला दे। ब्रह्मांड क्या है, जितना आँख से हमको भाई दिखता है ब्रह्मांड कहेगा। जितना हम आँख से जितना दूर देख सकते हैं ना, ब्रह्मांड कहलाएगा। आँख से जितना दूर देख सकते हैं, आँख से हम जितना दूर देख सकते हैं ब्रह्मांड कहलाएगा। आँख से जितना दूर हम देख लिए ब्रह्मांड कहलाएगा। क्लस्टर किसे कहते हैं, आकाशगंगा के तीन गो समूह को मिला देंगे क्लस्टर कहलाएगा, क्लस्टर कहलाएगा। आकाशगंगा किसे कहते हैं, तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। अच्छा, तारा किसे कहते, तारा क्या है, तारा कैसे बनते हैं तो बतला देते पहले। विरल गैस, विरल गैस से नहर का से बनेगा तारामंडल अति, इसमें हाइड्रोजन हीलियम संलयन होता है, फिर लाल दाना बनता है। इस प्रकार तारा का निर्माण होता है। बतला दिए तारा का अंत कैसे होता है, ब्लैक होल में जाके तारा का अंत हो जाता है। अच्छा, इसके बाद समझते हैं अति तारामंडल। तारा यहाँ मंडल होना चाहिए, यानी सूर्य से अति दूरी पर, सूर्य से दूरी पर समीप पर जो तारा के समूह रहता है उसे अति तारामंडल कहते हैं। सूर्य के समीप में जो तारा के समूह रहता है नक्षत्र कहलाता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया है ना। जैसे फिर हटा के यहाँ पर बता देते हैं, क्लस्टर ब्रह्मांड हो गया है ना, ये ब्रह्मांड हो गया, तीन को मिला के ब्रह्मांड ही हो गया। सही से बराबर है, ब्रह्मांड ही हो गया ना। इस प्रकार से समझेंगे, ब्रह्मांड है, कौन है, धीरे धीरे हो गया। आपको टॉपिक समझना आ जाते हैं। यहाँ पर कुछ छूट गया का, इधर क्या है पढ़ देते हैं। अच्छा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुआ, ब्रह्मांड का उत्पत्ति कैसे हुआ, कि नेक्स्ट वीडियो में बतलाएंगे। लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों।